तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए गबन के आगे की स्टोरी को सुनाते हैं। जल्पा अब वह एकांतवासिनी रमणी ना थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा ना सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर वह क्यों मनमारे घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की ज़रूरत भी न रही, वह अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रायोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप लावण्य, वस्त्र आभूषण और सील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजा कर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती थीं। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जल्पा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायनें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार भी उसी पर था। कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जल्पा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी। उसका मुंह जोहता रहता था। जल्पा इससे उन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है, यह देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सब की सब मुग्ध हो गए। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता वो। अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जल्पा का आग्रह, फिर भला वो क्यों ना जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती हैं जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी। उसकी आज़ादी गुप्त रूप से जल्पा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरत से किस बात में कम है। रूप रंग में हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लेवा जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकड़ बिगड़ता। तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी। किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब हो जाता था। उस पर जल्पा की रूप छटा उसके साहस को और भी उभोजित करती थी। जल्पा रूपहीन, काली कलूटी, फूहर होती तो जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जल्पा जैसी अन्य सुंदरी के साथ शेयर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहाँ के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जल्पा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर में ही रहती आई है। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का यह बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जल्पा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिरकार एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर लिया। जल्पा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जल्पा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ ना होगा। यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छुपाए चिक की आड़ में बैठी रहें।
इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों छेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जल्पा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जल्पा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख ले तो? रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। जल्पा, मैं तो मारे शर्म के गर जाऊंगी। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। जल्पा, और जो कहीं अम्मा जी देख ले तो? रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूँ। 5 दिन में जल्पा में नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। अपने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद में मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जल्पा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसकी सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण है। पहले ही दिन एक महिला ने जल्पा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जल्पा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जल्पा, क्या करती, इनकार करते भी तो ना बनता था। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जल्पा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से क्या फ़ायदा। रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जल्पा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इसकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जल्पा, यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियाँ, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं? जल्पा, यह क्या ज़रूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी भद्दी बात का उत्तर न दिया। उसे जल्पा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को 1 पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा किया भी था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जल्पा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जल्पा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जल्पा की कहीं रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियाँ पहने हुई थी। जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कमी न थी, पर जल्पा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने, पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। जब जवानी ही में सुख ना उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या, यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का? साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया। दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जल्पा ने झुझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीज़ों का काम नहीं है। 150 से कम के नहीं होंगे। रमानाथ, 150? इतना फाजुल खर्च मैं नहीं हूँ। जल्पा, 150 से कम की ये चीज़ें नहीं हैं। जल्पा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है? मेरे रुपए वसूल हो गए। जल्पा, सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ, सच बता दूं? 135 रुपए। 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जल्पा, यह 150 ही हुए। मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े कहा था, मगर यह सब रुपए अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जल्पा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जल्पा ने तिरस्कार भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा? ज़रा सुनो, कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा? वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभालते हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ? इन चीज़ों को लौटाओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नज़रों से कहा, इन चीज़ों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ न लाऊंगा।
संध्या समय जब जल्पा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीज़ों के लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वो इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जल्पा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंदु भूषण एडवोकेट हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंदु भूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता। 6 महीने पहले वो कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा, पर जल्पा की बदौलत आज वह अनहोनी भी हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई भी ना था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनके हाथ मिलाकर अंदर उन्हें ले गई और अपने पति से उनका परिचय करवाया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने छेपते हुए कहा, जी हाँ, म्युनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वो साफ कह देता मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता। जल्पा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफ़ेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थी, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थी कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हो। हाँ, रंग गोरा था, जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिसमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वो रानी सी लगती थी। जल्पा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे फल मिठाई बर्फ की कुल्ली सब मेजों पर सजा दिए गए। रत्न और जल्पा एक मेज पर बैठी, दूसरे मेज रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर कहा, वकील साहब आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आ जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जल्पा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी, दूर से बैठ तमाशा देखते रहे। इसीलिए जब रत्न ने जल्पा से कहा, चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, तो इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दे, तो मानो जल्पा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजरे में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वो जानता कि यहाँ यह विपत्ति उसके सिर पर पड़ेगी तो आने का नाम न लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज़ हजम ही नहीं होती, दूध भी नहीं हजम होता।
चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगती है। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज़्यादा बेसमझ आदमी संसार में न मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े का सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी चलाई जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन होता रहता है। उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जल्पा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा। रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय उनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं, लेकिन मेरे पति दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इसके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊँ। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जा रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ? जल्पा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से तो कभी एक शब्द भी ऐसा न निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ यह चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूँ? मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे चाहूँ रहूँ, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूँ, अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है? आराम क्यों नहीं करते? पर इनसे घर में बैठा रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वो मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे हैं। जल्पा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। रतन, हाँ बहन, है तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से उनका हृदय उतना ही नर्म है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं। तुम्हारा वह कंगन बड़ा सुंदर है। जल्पा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर से बनवाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दे। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वह मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जल्पा, देखिए पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है। किसके पास जाऊँ? किसी से परिचय नहीं और न मेरा मन ही चाहता है कि मैं उनसे मैत्री करूँ। 2 एक महिलाओं को बुलाया,
उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर ठगना चाहती थी। मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीज़ों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जलपा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूँगी। जलपा, क्या ज़रूरत है, तांगे भी तो मिलते ही हैं। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जलपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य कुछ नहीं सराहते, घुड़कियाँ जमाया करते हैं। रतन, सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वह भी तो आ गए। पूछना ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जलपा रमा से, क्यों चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के लिए क्या थे। जलपा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं है। रुपए के मामलों में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है कि इस वक्त मेरे पास भी रुपए नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन ऐसा कभी नहीं कहेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी ना दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जलपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वो मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय यह न कह बैठे, शराब से पूछकर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं। रमानाथ, मैं आज ही शराब से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग जाएंगे। जलपा, अब की बार रविवार को मेरे घर ही चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे थे। जलपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई। रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे। रमा, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, ये रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमा, अब के इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊँ। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उनकी सिफारिश कर दे तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतज़ाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानुस मैं ला दूंगा। कुर्सियाँ, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कूली की ज़रूरत न मजदूर की, उन्हीं मूसलचंद को रगे दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूँगा जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना। रमेश, अजी अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, ज़रूरत चीज़ों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीज़ें जुटा सकूँगा। और कितने मेहमान होंगे। रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आएंगे। रमेश, यह तो बहुत अच्छा किया, बहुत से आदमी हो जाते तो भंबड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए,
कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सी गलीचा कहाँ बिछाया जाए। इन प्रश्नों पर तीनों पुरुषों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था, न इनकी सी कह सकता था न उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरे को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या यह ज़रूरी बात है कि इन ज़रा सी बातों में भी हम अंग्रेज़ों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरों में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों को मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है और उनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चढ़ाया है? दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। यह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी की सेट की कैद न थी। कटोरा कटोरी, गिलास, लोटा, तसला, किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरों में मेजें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग तो बना दिया। अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। ये क्या है कि आधा तीतर आधा बटेर। कोट पतलून पर चौगशिया टोपी तो अच्छी नहीं मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया तो बोले, आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरेंटा हेड क्लर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो। उसी किरेंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है। खूब मानता हूँ। दयानाथ, यह तो आपकी जबान है, उसे किरेंटा, चमरेशन, पिलपिल्ली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वो किसी बात में अंग्रेज से कम नहीं, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश उसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में न चली जाए, नहीं तो सारी कलई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, यह मेरे पिता हैं और यह मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया न जगह से हिले, सकपकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर से ही उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए वो रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सराफ से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसीलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जल्पा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वो जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उनकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था। लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जल्पा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद याद नहीं रही होगी।
उसके कंगन 600 के हैं, आप चाहे तो 800 का बनवा दो। रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100-100 रुपए के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी, चीज़ तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च हो जाते, इसीलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद आऊं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ, विलम्ब से मुझे उलझन होती है। यह कहकर वो मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला तो दोनों वृद्ध जनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी, अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है, ज़रूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं, बीमार पड़ जाऊं तो डॉक्टर को तो बुला ला सकती हैं। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं, तभी भी क्या मजाल कि स्त्री घर से बाहर पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई यह अंग्रेजियत नहीं देखी जाती, क्या करें, संतान की ममता है। नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंखें फूटी, पीड़ गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर पर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात से मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वो ज़रूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है, रुपए न जाने किस लिए दिए। दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है, रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गए। भौं चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हूँ, उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हूँ, यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने छेपते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जलिया बना दिया, और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुभाग क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ, इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमाकर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरोब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज़ होती है, किसी को नहीं होती, वह अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझे तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाओ। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहे पूछ सकते हैं, या मेरे खातिर झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने यह ढंग अख्तियार किया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिक लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था, मैं इसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सत्य पथ पर रखें। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, यह किस्सा हो चुका, अब यह बताओ, उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100-100 के। रमानाथ, ठग लाया हूँ। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर ठगी लाए हो तो मैं भी तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब ठगो, लेकिन आबरू पर आँच ना आने पाए, किसी को कानो कान खबर ना हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं, वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे लूँगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जराव कंगन बनवाने को कह गई हैं। रमेश, तो चलो मैं एक अच्छे शराब से बनवा दूँ। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए अपने पास ही से खर्च कर दो, पर वो यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, हाँ, बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बात कर रहे हैं, शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जल्पा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी।
जलपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा, यहाँ तो कुछ तैयारी थी ही नहीं। रमानाथ, कुशल यही है कि कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपये बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जलपा ने छेपते हुए कहा। मैंने तो दिल लगी की थी। जलपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपये लिए होते तो शायद उथल पुथल ना होती, वो अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वो पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली, या मुझे अपने मन में कितना नीच समझ रहे होंगे, रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। तो ये थी आज की स्टोरी। बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।